नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम पढ़ रहे थे हमारे नागरिकता, और नागरिकता में हमने नागरिकता की लगभग बातें कर ली थी। आज बहुत इम्पोर्टेंट नागरिकता में बात करेंगे कि NRI क्या होता है, OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, सिंगल नागरिकता क्या होती है। उसके अलावा आज हम बात करेंगे NRC, हमारा जो नागरिकता संशोधन बिल है 2019 का आया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपके NPR क्या होता है, NRC क्या होती है, आज सभी की बात करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आप नागरिकता का पहला टॉपिक आ चुका है, अपनी पहली क्लास आ चुकी है, वो भी देखें अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हम बात करेंगे आज नागरिकता में। हमने पिछली क्लास में नागरिकता से संबंधित लगभग जो जानकारियाँ थी वो ले ली थी। आज मैं आपको बताऊंगा दोहरी नागरिकता के बारे में, यानी कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो विदेश में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं इनको NRI, दूसरा हम बांटते हैं इनको PIO, और तीसरा हम बांटते हैं इनको OCI। अब इन दोनों को एक कर दिया गया है, दोनों को अभी एक कर दिया गया है। पहले हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, फिर मैं बात करूंगा दोनों को एक क्यों किया गया है। NRI का मतलब होता है अनिवासी भारतीय, PIO का मतलब होता है पर्सन इंडियन ओरिजिन, NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसका होता है पर्सन इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग। और OCI का होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सीमा पारीय नागरिक। आप तो हिंदी में लिखती हूँ, सीमा पारीय नागरिक। ये 3 कैटेगरी है। तीनों को समझेंगे, फिर इन दोनों को एक जगह कर दिया गया वो बात भी करेंगे। देखो 2003 में हमारी नागरिकता जो मैंने बताई कि हमारी नागरिकता पढ़ते हम तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता पढ़ते हैं। और इस नागरिकता के अंतर्गत 1955 के अधिनियम के अंतर्गत 1955 में, 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986, 1992, 2000, 2003, इसके अलावा 2015, 2019 इस नागरिकता में ये संशोधन हुए। हमारी जो नागरिकता है इस नागरिकता में इतनी बार संशोधन हुए। अब मैं बात करता हूं इसकी, और ये जो संशोधन हुए सारे के सारे किस में हुए, 1955 के नागरिकता अधिनियम में। अब 2003 में क्या हुआ, सन 2003 में एक कमेटी गठित हुई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन सी कमेटी गठित हुई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, और इसी कमेटी ने कहा कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाना चाहिए। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाना चाहिए हमारी को, इसी कमेटी ने कहा ये बात। और यही कमेटी हमारे लिए लेकर आई दोहरी नागरिकता। लक्ष्मीमल समिति ने 9 जनवरी को बताया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। एक चीज़ तो ये याद रखना, ये आपके काम की चीज़ हो गई कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस।
अब लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने, इन समिति ने कहा कि हमारे को जो भारतीय मूल के जो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, कुछ देशों के साथ हम इनको एक दोहरी नागरिकता देंगे। ये OCI और PIO वाला जो प्रावधान आया इन्हीं की वजह से आया कि हम इनको भारत की नागरिकता भी देंगे। इनके पास विदेश की नागरिकता है, उसके साथ साथ हम इनको भारत की नागरिकता भी देंगे। तो ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान लेके आए। कौन लेके आए? लक्ष्मीमल सिंघवी साहब। और उन्हीं के प्रावधानों के बीच ये प्रावधान हमारे सामने निकल के आए। ये 3 कैटेगरी होती हैं जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए। अब तीनों में अंतर क्या है? तीनों 3 क्यों बनाई? तीनों में अंतर क्या है ये देखते हैं हम। तो हम एक एक की बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये होगी आपके सामने हमारी नागरिकता में जो अब तक संशोधन हुए हैं। अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं वो देख लो। अब तक इतनी बार संशोधन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमारी नागरिकता में क्या हो चुका है? संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। तो हम इसकी भी बात करेंगे, 2003 वाले की भी, 2015 की बात करेंगे और 2019 की भी मैं बताऊंगा। जो 2016 में आना था लेकिन 2019 में आया नागरिकता संशोधन बिल, उसकी भी हम बात करेंगे। आप उससे पहले आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं NRI कि NRI क्या होते हैं, फिर OCI और PIO दोनों को देखेंगे। अभी देखते हैं हम NRI। देखो NRI क्या होते हैं? ये जो NRI होते हैं, अनिवासी जो भारतीय होते हैं, इनके पास नागरिकता तो होती है किसकी? भारत की। इनके पास नागरिकता होती है भारत की। एक चीज याद रखना, NRI के पास नागरिकता किसकी होती है? भारत की नागरिकता होती है। हमने कुछ देशों के साथ हमारे संबंध बना रखे हैं, जो मित्र देश हैं हमारे, लगभग 16 देशों के साथ हमारे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इनके पास नागरिकता भारत की होती है, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? इनका निवास स्थान क्या है? तो इनका निवास है विदेश। नागरिकता है इनके पास भारत की, लेकिन रहते कहाँ है? ये विदेश में। अब 2011 से मैं बात करूं, 3 फरवरी 2011 से जो हमारे ये NRI हैं, इनको चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल कर लिया गया है। पहले ये मतदाता के रूप में शामिल नहीं थे, लेकिन बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि हम इन लोगों को भी भारत के आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति दें, इनको भी हम वोटर में शामिल किया जाए। और इनको मतदाता के रूप में 3 फरवरी 2011 से इनके लिए एक बिल लेके आया और 2011 से चुनाव आयोग द्वारा मतदाता के रूप में इनको शामिल कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने इनके लिए एक 6A फॉर्म, चुनाव आयोग इनसे 6A फॉर्म भरवाता है। एक कॉलम जोड़ा गया है इनके लिए फॉर्म में। कौन सा? 6A कॉलम। किन के लिए जोड़ा है? वो NRI के लिए जोड़ा है। NRI को भी अब चुनाव में भाग लेने की क्या रहती है? अनुमति रहती है कि ये भी वोट डाल सकते हैं। अब इस NRI को सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं इनको क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। अब होते क्या है? ये भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन ये कमाने के लिए या और किसी काम के लिए ये कहाँ चले गए थे? विदेश चले गए थे। जो साल में 182 दिन, साल भर में 182 दिन ये भारत से बाहर रहते हैं या उससे अधिक दिन बाहर रहते हैं, उनको हम NRI का दर्जा दिया है। और इनको सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होती है। वो सारी की सुविधाएं किनको प्राप्त होती हैं? NRI को प्राप्त होती है। NRI वोट भी डाल सकता है। NRI संवैधानिक पद भी धारण कर सकता है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रपति बनाने के लिए केवल भारतीय नागरिक हो, नहीं, कि केवल भारत में जन्मा व्यक्ति हो, नहीं, ये नहीं लिख रखा। उसमें लिख रखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। आपने देखा हो, योग्यताएं पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की भी, राष्ट्रपति की भी, तो वहां पे लिखा होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। He and she should be citizen of India, लिखा हुआ बाकायदा। तो ये भी भारत के नागरिक है।
इनको पूरी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये यहाँ पे जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, बस सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये होता है NRI, बस नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी यहाँ रहते नहीं है लेकिन भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से NRI आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे हम बात करें अगला क्या होता है, दोनों को एक साथ पढ़ें, OCI और PIO। देखो दोनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे, फिर दोनों को एक क्यों किया गया वो भी देखें। एक तरफ मैं लिखता हूं PIO, एक तरफ लिखता हूं मैं OCI। PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, दोनों को देखें। जो PIO सुविधा है, ये PIO सुविधा 2002 से स्टार्ट है और OCI जो सुविधा है ये 2005 से स्टार्ट है। ये कब से है, 2002 से। ये कब से है, 2005 से। PIO किनको कहते हैं हम, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन इंडियन ओरिजिन। और OCI कहते हैं हम समुद्र पारीय नागरिक। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, PIO कार्ड धारक को क्या सुविधाएं हैं, OCI कार्ड धारक को क्या सुविधाएं हैं, इसकी हम बात करेंगे। हमने क्या किया इसमें कहा 1935 के अविभाजित भारत, के अविभाजित भारत में रहने वाले लोगों को यह कार्ड दिया जाता है। कौन सा कार्ड दिया जाता है, यानी कि जिन लोगों के दादा दादी, नाना नानी या माता पिता 1935 के अविभाजित भारत में थे और वो कहाँ जाके बस गए, विदेश में अगर जाके बस गए, तो उनको ये PIO कार्ड दिया जाता है। अब इस कार्ड के क्या सुविधाएं हैं, देखो ये भारत के नागरिक नहीं होते, ये विदेशी नागरिक होते हैं। इनकी नागरिकता भी कैसी होती है, विदेशी होती है। NRI की नागरिकता भारत की होती है लेकिन इनकी नागरिकता विदेशी होती है, केवल ये भारतीय मूल के लोग हैं बस। इनको ये कार्ड दिया जाता है, यानी उन लोगों को कार्ड दिया जाता है जो 1935 के अविभाजित भारत में थे। लेकिन इसमें भी कह रखा है कि वो लोग पाकिस्तान, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और म्यांमार, इन देशों के निवासी नहीं होने चाहिए। इन देशों के नागरिक नहीं होने चाहिए। यहां प्रतिबंध कर रखा है कि अगर वो भारत मूल के लोग अगर इन देशों में चले गए, यहां पे रह गए, यहां पे बस गए, उन लोगों को PIO कार्ड नहीं दिया जाएगा। PIO कार्ड सुविधा 1935 के अविभाजित भारत के मूल के लोगों को विदेश में जाकर बसने वालों को दे रहे हैं, लेकिन वो लोग इन 6 देशों में नहीं होने चाहिए। इन 6 देशों को प्रतिबंध कर रखा है। लेकिन मैं अगर इधर बात करूं OCI में, तो OCI में कह रखा है 1950 के भारत में भारत मूल के लोगों को यह कार्ड दिया जाता है। कौन सा कार्ड दिया जाता है, OCI कार्ड दिया जाता है। अगर कोई लोग
1950 के भारत में रहते थे और अगर वो किसी कारणवश विदेश में जाकर रहने लग गए, वहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन फिर भी वो भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनको कौन सा कार्ड दिया जाता है? OCI कार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी शर्त रख दी कि वो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए। यानी कि वो इन दो देशों के नागरिक नहीं होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ 6 देशों को प्रतिबंध कर दिया, यहाँ केवल 2 देशों को प्रतिबंध किया। यहाँ 6 देशों को, यहाँ 2 देशों को है। ये 1935 के अविभाजित भारत की बात करता है, ये 1950 के भारत की बात करता है। दोनों भारतीय मूल के लोगों के लिए काम करते हैं, दोनों कार्ड भारतीय मूल के लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन दोनों कार्डों में अंतर क्या है, क्या क्या सुविधा में अंतर है, ये बात करते हैं। यहां पे कह रखा है यह है कार्ड धारक, यानी PIO कार्ड धारक 15 वर्ष तक बिना वीजा के भारत आ सकता है। यानी कि अगर जिस भी व्यक्ति को यह कार्ड मिलेगा, PIO कार्ड जिस व्यक्ति को मिलेगा, वो व्यक्ति 15 वर्ष तक बिना किसी वीजा के भारत में क्या कर सकता है? आ जा सकता है। देखो, हमारे को किसी भी दूसरे देश में जाना हो तो हमारे को वीजा पासपोर्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि ये PIO कार्ड धारक 15 साल तक बिना वीजा के, जिस दिन कार्ड जारी होगा उस दिन से 15 साल तक बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। और यहाँ पे कह दिया ये कभी भी भारत आ सकते हैं। यानी कि जिनको OCI कार्ड मिलेगा, ये कार्ड धारक कभी भी भारत आ सकते हैं, कितने दिन भी भारत आ सकते हैं। इनको फिक्स है 15 साल तक, लेकिन इनको लेकर फिक्स नहीं है कितने भी दिन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें। आगे हम बात करें, देखो भारत आने पर 180 दिन में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यानी कि ये जब भारत आ जाएंगे तो इनको 180 दिन के भीतर भारत में पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। इनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इनको कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कितने भी दिन आ सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये 15 साल तक ही आ सकते हैं और 180 दिन के भीतर इनको पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। इनको भी लगभग सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और इनको भी लगभग सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इनको कृषि संपत्ति मतलब कृषि युक्त जमीन संपत्ति खरीदने की छूट नहीं होती। नहीं होती है। और इनको भी जमीन जायदाद खरीदने की छूट नहीं होती।
यानी कि इनको लगभग सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये वोट भी नहीं दे सकते, ये भी वोट नहीं कर सकते, मतदान इनको भी नहीं छूट है, इनको भी नहीं छूट है, लेकिन ये संपत्ति नहीं खरीद सकते। एनआरआई संपत्ति खरीद सकते थे, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त थी जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होती हैं, लेकिन इनको लगभग सभी सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी इनको खरीदने की छूट नहीं होती। यह है पीआईओ और यह है ओसीआई। दोनों में अंतर समझ चुके होंगे। आगे और बात करता हूं कैसे इनकी एक जगह कर दिया गया और अब क्या कहा गया कि कैसे ये समाप्त भी हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो मैं बताता हूं, दोनों को 2015 में, ये जो 2002 से स्टार्ट थी पीआई और 2005 से जो शुरुआत थी ओसीआई की, दोनों को 2015 में एक कर दिया गया और दोनों को एक करके दोनों को एक ही मान लिया गया, क्या, ओसीआई। दोनों को एक ही मान लिया गया, ओसीआई। अब पीआईओ कैटेगरी को समाप्त कर दिया, केवल एक ही कैटेगरी, दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लिया गया, किसमें, ओसीआई में ले लिया। और ये कहा गया कि ओसीआई कार्ड धारक को जो ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं ये समाप्त भी हो सकती है। समाप्त कैसे होंगी, ओसीआई कार्ड में आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होनी चाहिए वो। अब ये समाप्त कैसे होंगी, ये समाप्त ऐसे होंगी, देखो, एक तो अगर विवाह करने पर, अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक किसी महिला किसी पुरुष से विवाह कर लेगा तो विवाह करने पर 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष के बाद उसके साथी पार्टनर को भी ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। अगर मान लो मेरे को ओसीआई कार्ड है तो मैंने अगर शादी कर ली तो उस मेरे पार्टनर को भी ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए शादी कितने दिन होने चाहिए, 2 साल होनी चाहिए, 2 साल बाद मिलेगा। दूसरा, अगर मान लो आपको 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के अंदर आपको अगर 2 वर्ष की सजा हो जाए दूसरे देश में, आपको जिस देश में आप रहते हो वहां पे 5 वर्ष के भीतर अगर 2 वर्ष की सजा हो जाएगी तो आपका ओसीआई कार्ड समाप्त हो जाएगा। ओसीआई कार्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपने गलत जानकारी दी तो भी आपका ओसीआई कार्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपने कोई तथ्य छुपाया हो, आपने कोई गलत जानकारी दी हो तो सरकार, केंद्र सरकार आपका ओसीआई कार्ड को समाप्त कर सकती है। यह है पीआई और ओसीआई। ये लक्ष्मीमल सिंघवी सिफारिश पर लागू किया गया था, दोहरी नागरिकता के लिए लागू किया गया था। एक तरह से ओसीआई दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। ये कभी भी भारत में आ जा सकते हैं, इनको लाइफ टाइम वीजा मिलता है, जीवन पर्यंत। पीआईओ को 15 वर्ष दिया था, लेकिन दोनों को अब एक जगह कर दिया 2015 से, तो इनको लाइफ टाइम मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी अच्छा आपको मैटर मिलेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ, अच्छी बातें लेके आऊँ, अच्छे सवाल लेके आऊँ आपके लिए। और जल्द ही आपके लिए जो हमने पिछले टॉपिक जो करवाए हैं हमारे, उन टॉपिकों का जल्दी आपके साथ मैं लाइव जुड़ूंगा उसमें, जिसमें आपके सामने पर्सन लेकर आऊँगा। जितने हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके मैं आपके सामने सवाल लेके आऊँगा, तो वहाँ पे जितने हमारे कोई कॉन्सेप्ट छूट गए हों वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्लास भी आप ज़रूर लें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कितना क्या पढ़ा, कितना आपको क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी, जो भविष्य की जो एग्ज़ाम होंगी, जो पिछले कक्षाओं में आए, पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, उन पर आधारित प्रश्न है, आगे आने की संभावना भी है। ऐसे आपके साथ सवाल लेके आऊँगा मैं, बहुत जल्द वो सवाल भी लेके आऊँगा, वो आपको बता दिया जाएगा पहले। तो आगे हम बात करते हैं हमारा नागरिकता संशोधन बिल, जो कानून बन चुका है, वो उसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा सीएबी को लेकर, फिर सीएए, दोनों में अंतर क्या है वो बात करेंगे। देखो आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा CAB 2019, एक सुना होगा आपने CAA 2019। देखो CAB का मतलब होता है
हिंदी में मैं बताऊं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, और इसका अर्थ होता है नागरिकता संशोधनात्मक कानून, अधिनियम या कानून। यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB 2019 और CAA 2019 दोनों की बात करते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक कहलाता है वो बिल, और राष्ट्रपति साइन कर दे या लागू हो जाए तब कहलाता है वो कानून। तो पहले बिल आएगा फिर आएगा कानून। अरे कानून तो तभी बनेगा जब पहले बिल आएगा। तो पहले बिल के बारे में बात करें। अब ये बिल आया क्यों? बहुत बार पढ़ा होगा आपने, समाचारों में खूब चला था ये। अब मैं बात करूं दिसंबर 2019 और शुरू में 2020 में, जनवरी फरवरी तक बहुत बार चला था, बहुत मुद्दे आए थे इसमें, वाद विवाद भी खूब हुआ था, पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क भी हुआ था। हमारे सांसदों ने कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल भी किया था जो नहीं करनी चाहिए थी। लोगों ने इसका, कईयों ने विरोध किया, कई इसके पक्ष में भी थे। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको भी पता चले कि क्या था बिल, क्या पक्ष में हो विपक्ष में हो, क्यों हंगामा हो रहा था, पूर्वोत्तर राज्य क्यों हंगामा कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो पूर्वोत्तर राज्य थे हमारे, असम, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें पथराव हुए थे, लोग भी मारे गए थे, और दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा चला था, साइन भाग मुद्दा, वो भी इसी से रिलेटेड है। जो कोरोना की वजह से ये मामला ठंडा पड़ गया, वरना ये मुद्दा उस समय भारतीय राजनीति में एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा था। मैं बात करूँ हमारे जनवरी 2020 में, यानी इस साल की शुरुआत में ये मुद्दा गरमाया हुआ था। उसी मुद्दे की हम बात करेंगे, CAB 2019। अब सबको पता है क्या था मुद्दा, कैसे आया, लगभग सबको पता है, लेकिन आया क्यों, लाने का उद्देश्य क्या था, कैसे क्या हुआ, तो मैं इसके थोड़ी सी बात करूँगा भूतकाल की। और मैं भूतकाल की बात करूं तो भूतकाल की हम बात करते हैं, और थोड़ी सी हम बात करते हैं, हमारा ये है भारत। अब भारत के यहाँ पे एक पड़ोसी देश है भारत का, बांग्लादेश, और यहाँ पड़ता है अपना असम। मैं बात करूं जब ये बिल लाने का क्या उद्देश्य था, तो जब भारत बांग्लादेश को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में, जब ये पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मैं तब की बात करता हूँ। तो इस बांग्लादेश में रहने वाले लोग, जब ये युद्ध हुआ तो ये इधर पश्चिमी बंगाल और असम साइड में इन्होंने क्या किया, शरणार्थी के रूप में लोग बढ़ने लगे, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इधर असम में, जो असम की संस्कृति थी, ये नष्ट होने के कगार पे आ गई थी। असम में जनसंख्या घनत्व एक साथ बढ़ गया था। देखो, पूर्वोत्तर राज्यों की एक अलग ही संस्कृति है, इनका एक न्याय संस्कृति है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम है। तो यहाँ पे जनसंख्या एक साथ बढ़ने लगी। इस वजह से जब यहाँ दिक्कत हो गई तो यहाँ के लोग विरोध करने लगे। 1971 से विरोध स्टार्ट हुआ। सबसे ज़्यादा विरोध स्टार्ट हुआ 1978 के बाद। 1978 से मैं बात करूं, 1978 से 1985 के बीच में विरोध बहुत तेज़ी से पनपा। लोग आंदोलन करने लगे, उग्र आंदोलन हो गया। एक वहाँ पे असम में एक छात्र संघ संगठन था, आसू छात्र संघ संगठन था, एक स्टूडेंट यूनियन था। वो स्टूडेंट यूनियन इस आंदोलन में मुख्य था। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए तत्कालीन हमारी सरकार थी, सरकारों को दिक्कत हुई, और दिक्कत हुई तो 1985 में, मैं बात करूं 15 अगस्त 1985 को एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं हम असम समझौता। एक्चुअल में NRC क्या है, ये सारी बातें यहाँ से सामने आएंगी।
एक समझौता हुआ कौन सा? असम समझौता। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ। वो हुआ किनके बीच? ये हुआ आसू और राजीव गांधी सरकार के बीच। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके बीच ये समझौता हुआ। और समझौता कौन सा हुआ? असम समझौता हुआ। समझौता कब हुआ? 15 अगस्त 1985 को। और इस असम समझौते के पैराग्राफ में बात बहुत बार समाचारों में अभी आया था, आप भूल चुके होंगे अब तो कोरोना की वजह से, क्योंकि मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ गया है ये। लेकिन जिस समय मैं बात करूँ उस टाइम में ये मुद्दा उछला था, उस समय बार बार बात हो रही थी, हर टीवी डिबेट में बात हो रही थी कि असम समझौते का उल्लंघन हो रहा है, असम समझौते का उल्लंघन हो रहा है। क्या है असम समझौता वो देखते हो, वो उल्लंघन हो रहा है तो है क्या वो? तो असम समझौता जो हुआ था उसमें दो बातें सामने आई थी। एक तो इन्होंने कहा असम समझौते के तहत कि 25 मार्च 1971 यानी कि 24 मार्च 1971 के आधी रात के बाद, यानी 25 मार्च हो गई, 25 मार्च 1971 के बाद में जो भी व्यक्ति असम में आया है उसको असम से बाहर किया जाएगा। 25 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति असम में आया है उसको क्या किया जाएगा? असम से बाहर किया जाएगा, यानी कि एनआरसी की जाएगी। असम में क्या की जाएगी? एनआरसी की जाएगी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का एक राष्ट्रीय पंजीकरण किया गया था। राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण, एनआरसी बनाई जाएगी, एनआरसी की जाएगी। लेकिन की कहाँ जाएगी? पहले असम में। अब हमारी जो तत्कालीन सरकार है, अब की मैं बात करूं मोदी सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नागरिकता संशोधन बिल भी लाएंगे, क्योंकि 2016 में वो पहले ही रख चुके हैं इस बात को। और दूसरा कि हम पूरे देश में एनआरसी करवाएंगे। यहाँ केवल असम में एनआरसी की बात हुई थी यहाँ पे। अब कई सरकारें बदली, बहुत सी सरकारें 1985 के मैं बात करूं तो हमारे 2018 में जाते इस एनआरसी का डाटा सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद असम में एनआरसी की गई, और जब असम में एनआरसी की गई तो इस एनआरसी के माध्यम से लगभग 19 लाख लोग इस एनआरसी के माध्यम से बाहर हो गए, यानी कि वो अवैध पाएगी। जब असम में एनआरसी 2018 में इसके आंकड़े आए तो इसमें लगभग 19 लाख लोग जिनके पास एक भी दस्तावेज नहीं था। वरना एनआरसी की मैं बात करूं तो दस्तावेजों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। वहां पे कहा गया था कि आपके पास एक भी अगर डॉक्यूमेंट होगा, लंबी चौड़ी लिस्ट रखी गई थी डॉक्यूमेंटों की, उसमें अगर एक भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप भारत के नागरिक हो, आपको एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग विरोध कर रहे हैं एनआरसी नहीं होनी चाहिए। अब भारत सरकार भी पल्ला झाड़ चुकी है कि एनआरसी नहीं होगी, अब तो एनपीआर होगी। मैं बात करूंगा एनपीआर क्या होती है, पहले ये बिल समझेंगे बाद में बात करेंगे। तो एनआरसी में 19 लाख लोग बाहर हो गए। इसमें डॉक्यूमेंटों में लिस्ट ये थी कि आपके पास नहीं है तो आपके पूर्वज होंगे उनके पास होगा, उनका कोई बैंक खाता हो, उनका कोई किराए पे अगर रह रहे हो तो कोई रहने का ठिकाना हो, किराएदार का कुछ हो, आपका कोई डाकघर में खाता हो, आपके किसी में भी अगर 1951 की एनआरसी जो असम में हुई थी, एक छोटी सी एनआरसी, अगर उस एनआरसी में आपके पूर्वजों का नाम है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी नहीं तो आप पे कोई केस भी हो कोर्ट का तो भी आपको एनआरसी से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई ना कोई एक प्रमाण होना चाहिए जिससे कि पता चले कि आप 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहते हो। अब 19 लाख लोग, लगभग 19 लाख लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो लोगों ने कहा कि हमारे तो घर जल गए थे, लोगों ने ये कहा कि हम कोई भी, चलो दिक्कत कोई की भी साथ हो सकती है। अब इन 19 लाख लोगों में ज़्यादातर सदस्य थे हिंदू, यानी गैर मुस्लिम, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, ये ज़्यादातर लोग ये थे। अब इन लोगों को रखने के लिए, इनको बाहर ना करने के लिए हमारी सरकार लेके आई है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। इन लोगों के लिए भाई, ऐसे लोगों को बाहर ना करके इनको भारत की क्या दे दिया जाए? नागरिकता दे दी जाए।
अब असम इसलिए विरोध कर रहा है कि पहली बात तो इतने दिन में आपने एनआरसी करवाई और उसके बाद आप इन लोगों को भारत का नागरिक बना दोगे, आप इनको बाहर नहीं करोगे, तो फिर मतलब क्या है? इसलिए सबसे ज्यादा विरोध वहीं पे हो रहा है। क्या हो रहा है विरोध में? लोग कह रहे हैं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, कोई कह रहा है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, कोई कह रहा है किसका उल्लंघन है, कोई कह रहा है ये संवैधानिक नहीं है। तो इन सब की बात तब कहोगे आप, तब पता चलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे, क्या है इसके प्रावधान, क्या है इसके अपवाद। अब लोग विरोध एनआरसी का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम में जो एनआरसी हुई है इसमें टाइम लगा है, लगभग 6 साल के आसपास टाइम लगा है। हजारों कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी काम किए, करोड़ों रुपए खर्चा लगा है। इसलिए अगर पूरे देश में करवाई जाए तो दिक्कत हो जाए, इसलिए भारत सरकार इससे पल्ला झाड़ चुकी है और वो करेगी। अब एनपीआर करवाएगी। एनपीआर क्या होता है वो बात में बाद में करेंगे, पहले अभी सीएबी समझते हैं, फिर बात करते हैं एनपीआर की। तो मैं आपको सीएबी समझाता हूँ, ये आप समझ चुके होंगे। इन लोगों को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, इसलिए आपको ये बताया मैंने। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असम समझौता कब हुआ? 15 अगस्त 1985। किसके बीच हुआ? राजीव गांधी और आसू, असम स्टूडेंट यूनियन है, उनके बीच हुआ। 25 मार्च 1971 के बाद में असम में आने वाले लोगों के लिए हुआ। एक तारीख याद रखना, 25 मार्च 1971। अब चलो आगे हम बात करें सीएबी। अब मैं बात करता हूं सीएबी 2019 के। पहले तो प्रावधानों की, किसके प्रावधान क्या है, फिर बात करेंगे इसके अपवादों। तो इसके प्रावधान है, जो इसके प्रावधान है उसके मैं बात करूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देना। और इनको नागरिकता दी जाएगी धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर। कि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर 31 दिसंबर 2014 के बाद से आने वाले लोगों को 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष रहने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। मोटे मोटे तौर पर यह है इसके प्रावधान कि पाकिस्तान, याद रखना 3 देश बताएं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आने वाले 6 धर्म के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन 3 देशों से आने वाले इन 6 समुदाय के लोगों जिनका उत्पीड़न धार्मिक आधार पे हुआ है, जो भारत में शरण ले चुके हैं, इनका धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 के बाद से आई। अगर इससे पहले जो आए हैं उनको तो हाथों हाथ दे दी जाएगी। इनसे पहले जो भी आए हैं, जो शरणार्थी हैं, जैसे अपने जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में भी बहुत से शरणार्थी हैं। अभी एक मुद्दा भी आया था जब 6 परिवार के सारे सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या की थी, तो लोग उनका
मतलब उनका उत्पीड़न कर रहे थे, यहाँ पे भी उनका उत्पीड़न हो रहा था। उनकी गारंटी, जिन्होंने गारंटी दी वो भी उनका जो उनसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनको शादी के लिए मजबूर जो कर रहे थे, वो जो बातें थी। तो ऐसे लोगों को जो इस तारीख के बाद से आएंगे उनको 11 वर्ष के बजाय, मैं वैसे मोटे तौर पे बात करूं तो 12 साल रहना पड़ता पंजीकरण करवाने के लिए, क्योंकि 1 साल पहले से रहना हो और फिर बाद में 11 साल तक का ये जो प्रावधान था, उसके बजाय अब उनको 5 साल भारत में रहने पर ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए उनके पास कोई चाहे दस्तावेज हो या ना हो, विद्या दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन उनका उत्पीड़न धार्मिक आधार पे हुआ होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं देखो इसमें बात करूं, इसमें हम बात करें अपवाद। किसके अपवाद क्या हैं? वैसे क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में इसकी और बात करेंगे अपवादों की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।